जब 2022 में चुनाव आप लड़ रहे थे, उस दौरान आपने घोषणा किया था भातपरानी विधानसभा की जनता को कि हम चुनाव जीतने के बाद 2-3 बड़े काम करेंगे। पहला तो बैराग परिसर नया बनवाएंगे, वो बनवा दिए। लेकिन दूसरा आपने जो वादा किया था कि हम बेड़पर धारे पे ओवरब्रिज का निर्माण करवाएंगे। 3 वर्ष हो गया, जनता हमसे पूछ भी रही थी कि आप माननीय विधायक से पूछिएगा जरूर कि ओवरब्रिज नहीं बना, आखिर कब तक बनेगा। मैंने अभी कहा कि संपूर्ण समाधान 5 साल में संपूर्ण 70 साल का काम संभव नहीं है, विलंब करने का। तो अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि अगर हमारे ऊपर अगर वो विश्वास करते हैं कि हम जो कहते हैं। 1996 से लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं। 1996 से लेकर 2017 तक आप कुल 7 बार चुनाव हारे हैं और 8वीं बार चुनाव जीते हैं। आपको में इतना विश्वास कैसे जगता रहा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी आगामी दिनों में चुनाव जीत सकूं? गर्व हो रहा है कि 5 साल में जो मैं काम करने जा रहा हूँ, 3 साल से कुछ अधिक हुआ है, वो 50 साल में नहीं हुआ है। ये जनता खुद इसका जो है समीक्षा करेगी, विश्लेषण करेगी और उसके आधार पर जो अपना निर्णय तय करेगी। मेरे यहाँ ऐसी कोई सड़क आप भी बता दें, आप इस इलाके के रहने वाले हो, कि जो मुझे बनवानी हो 5 किलोमीटर के ऊपर सड़क हो तो 6 महीने में बनवा दो। जाके रही भावना जैसी हरि मूर्त तैसी उनके मन में है कि हमारा राजनीतिक जो है प्रभाव कम करने के लिए, तो अगर वो गलत दुरुपयोग कर रहे होंगे अपने राजनीतिक प्रभाव का, तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं उनकी। लेकिन आप हर बार चुनाव हारते रहे, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? कार्यकाल तो अभी 3 साल ही हुआ है, बहुत लोगों को 30 साल हुआ। उन्होंने केवल अपने जैसे कांग्रेस के लोगों को नेहरू जी और इंदिरा जी का कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने और अपने परिवार वालों का कुछ नहीं दिखाई देता था। अब 29 वर्षों के संघर्षों के बाद आप 2022 में चुनाव जीते। आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे, स्वर्गीय श्री हरिवंश सहाय कुशवाहा जी या फिर स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी कोई सहयोग मानते हैं, फिर अन्य किसी नेताओं का सहयोग मानते हैं? देखिए, राजनीतिक जो लोग थे मेरे, उनके साथ मैं काम किया था। आदरणीय श्री हरिवंश सहाय जी के साथ मैं काम करता था, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। और ये बात सही अपनी जगह पर है कि उनका मेरे ऊपर उनका हाथ था, लेकिन मैं संपूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक करियर के लिए नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक करियर को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। और यही हमारे सामने समस्या पैदा हो गई और यही उनको खतरा दिखने लगा कि मैं जिस मजबूती से, ईमानदारी से उनके लिए काम करता था, तो उनको अपनी जमीन हिलती दिखाई देने लगी। और इसीलिए वो घबरा करके सारे जो चक्कर किए गए, इसी से घबरा करके हुआ कि उनकी जमीन उनको लगा कि वो सत्य नहीं था। मैं काम उनके लिए कर रहा था और जितनी जमीन तैयार कर रहे थे उनके लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने हिसाब से उन्होंने उसको सोचा कि ये जमीन जो है हमारी खिसक करके इनके पास चली, इसीलिए उन्होंने जो है रक्षा करना शुरू किया और ये सब खड़ंज से। लेकिन मैं लेस मात्र भी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने कभी उनके खिलाफ में कोई खड़ंज किया ना। मुझे राजनीति में, चुनावी राजनीति में भाग लेने का मेरा कोई, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया और हमारे विरोधियों से, जो उनके विरोधी थे, उनसे मिलजुल करके एक अभियान शुरू किया, तो मैं सावधान हो गया और फिर मैं अपना राजनीतिक एक नया रास्ता तलाशने का प्रयास किया। 1996 से लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं। 1996 से लेकर 2017 तक आप कुल 7 बार चुनाव हारे हैं और 8वीं बार चुनाव जीते हैं। आपको में इतना विश्वास कैसे जगता रहा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी आगामी दिनों में चुनाव जीत सकता हूँ? ये विश्वास हमारे अंदर नहीं था, विश्वास हमारे साथियों के अंदर था कि 1996 में प्रमुख के चुनाव का पर्चा निरस्त होने के बाद हमारे साथियों ने तय किया कि नहीं, अब विधानसभा लड़ना है और उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जिन लोग आपको राजनीति में आने नहीं देना चाहते, जिन्होंने खरीद करके अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके आपको प्रमुख होने से वंचित किया, उनके खिलाफ आपको लड़ना है। हमारे साथियों का ही निर्णय था और हमारे साथी जो है निरंतर बिना किसी लालसा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रलोभन के निरंतर मेरे साथ जुड़े रहे और उनका ही प्रयास था या उनका समर्पण था, जिसकी वजह से जो है लगातार 7 पराजय के बाद ही मेरे अंदर हिम्मत बधी थी लड़ने की, क्योंकि उनके तरफ से ही मुझे इस तरह का सहयोग मिलता था। और बार बार उन लोगों के मन में आशा जगती थी कि नहीं, हम लोग को परिणाम अनुकूल मिलेगा, इसलिए वो लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे, मुझे करते रहते थे कि आप लड़िए और हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जो हमारे सभी साथी निरंतर जो है हमारे साथ संपूर्ण समर्पण की भावना से खड़े थे, तो कोई वजह नहीं था कि हम चुनाव के मैदान से हट जाएं। और निरंतर हर चुनाव के बाद
साथियों की संख्या, प्रशंसकों की संख्या, शुभचिंतकों की संख्या, सहयोगियों की संख्या बढ़ती रही, इसलिए मेरा मनोबल ऊंचा होता रहा। लेकिन आप हर बार चुनाव हारते रहे, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? कारण यह था कि जो मैंने कहा कि यहाँ जो है एक गठबंधन बन गया था केवल मुझे हराने के लिए, बिना नीति दर्शन सिद्धांत या अपना हित नहीं, मेरा हित कैसा हुआ। यहाँ के सभी राजनीतिक जो लोग थे, जो स्थापित लोग थे राजनीति में, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रमुख रहे, या जितनी ताकतें थी, वो सभी ताकतें जो है मुझे बाहर करने के लिए प्रयासरत थी, इसलिए चुनाव में पराजय मिलता था, वरना जनता तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती थी। तो जब इतने सारे लोग जो है, जब एक गठबंधन ही पूरा इस भाट परानी की राजनीति लोगों का गठबंधन मेरे खिलाफ हो जाए, तो कोई वो मामूली अंतर से मेरा चुनाव का परिणाम बदलता था और वो उन लोगों के गठबंधन को बदलता था। इसलिए जो है हमें इसका कोई था नहीं कि ये लोग जो है, हम जानते थे कि कभी ना कभी जो है अगर हम सही रास्ते पर हैं तो इसका सार्थक परिणाम आएगा। लगभग 29 वर्षों के संघर्षों के बाद आप 2022 में चुनाव जीतते हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? नहीं देखिए दोस्त, एक तो हम सबसे पहले अपने साथियों का श्रेय देंगे, जिन साथियों ने उस समय तक मुझे निरंतर अपना सहयोग और समर्थन देते रहे, 2022 तक जो है लगातार हमारे साथ बढ़े रहे। सबसे बड़ा तो उनका जो है सहयोग और समर्थन मिला, यही कारण था हमें इस चुनाव परिणाम बदलने में। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो नीतियां थी, पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो उनकी नीतियों और उनके कार्यों के बारे में जो जनता में उत्साह, जो जनता ने एक तरह से जो समर्थन था, अपार जन समर्थन था, वो जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं और इस तरह से समर्पित कार्यकर्ता हैं कि वो जाति विहीन और सभी तरह के चीजों से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं। उन सभी के समर्थन से, उन सभी के सहयोग से, उन सभी के जो उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल कभी नहीं खिला, उन लोग भी बहुत ताकत से लगे इस चुनाव में। इसलिए हमारे जो पुराने साथी थे और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे और जो देव दुर्लभ, जो हमारी पार्टी कहती है कार्यकर्ता, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, उन लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया और पूरा समर्थन दिया, इसलिए ये हासिल हुई है 2022 की चुनाव। अभी तक भाट परानी विधानसभा में भाजपा से कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था, आप इस बार चुनाव जीते हैं, आपको लगता है कि आपके चुनाव के जीत में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का भी रहा? नहीं, सबका समर्थन। मैं तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने अनुसांगिक संगठन है उन सबने जो है पूरी ताकत से, उनके मन में भी एक बात बैठती है कि आज ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत नहीं रही है, तो इस बार जो उम्मीदवार आया है उसके पास अपना भी कुछ प्रभाव है, तो उसमें अगर हम ठीक ठाक से मनोयोग से जो है मदद कर देंगे जो है, तो सारे अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे थे, कहीं कोई फट नहीं था, इसलिए जो है इस परिणाम है। आप समता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं, बसपा के भी कार्यकर्ता रहे हैं, नेता भी रहे हैं, कांग्रेस से भी आपने लोकसभा देवरिया का चुनाव लड़ा है, और ये सभी पार्टियां आरएसएस के विचारधारा के विपरीत वाली पार्टियां हैं, तो आखिर आपके मन में ऐसा कैसे आया कि आप इन विपरीत विचारधारा वाली पार्टी से जुड़े रहे, उसके बाद फिर आप आरएसएस से भी जुड़ गए? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आरएसएस की भी मूल जो भावना है, जो शोषित पीड़ित समाज है, जो वंचित लोग हैं, या जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की परिकल्पना है, उससे ही वो आरएसएस का जो निकलते हैं विचारधारा उसी से निकलती है। और हम भी शोषित पीड़ित समाज के लिए जब राजनीति में आए थे, उसी समाज के लिए काम करने के लिए आए थे, तो मुझे लगा सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है, इसलिए हमें यहाँ सामंजस्य स्थापित करने में, अंगीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो मेरी मूल भावना थी राजनीति शुरू करने की, वही भावना जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सहज भाव से स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने मेरे जो पिछला रिकॉर्ड देखा था, जो पिछला हमारा काम देखा था कि गरीब वंचित शोषित पीड़ितों के साथ ये आदमी काम करता है, इसलिए मुझे सहज रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बाकी लोगों को वो लोग इसीलिए नहीं स्वीकार करते थे, उन लोगों के कथनी और करनी में अंतर था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का समर्थन मुझे दिया, उस तरह का उन लोगों को, पिछले लोगों को नहीं दिया था, इसलिए उनको समर्थन। सर्वसमावेशी समाज की अवधारणा आपके हिसाब से क्या है? सर्वसमावेशी समाज की अवधारणा मेरे हिसाब से यह है कि संपूर्ण समाज को, जात विहीन समाज, धर्म विहीन समाज, ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो, कोई
भेदभाव नहीं हो, ऐसे समाज का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर जो है समाज का, देश का, विश्व का कल्याण होगा। ये हमारी पार्टी की मूल धारणा भी है और हमारे जो संघ के लोग हैं उनकी तो भावना ये है कि तू स्वयं कुटुंबकों का भाव रखते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। इसलिए वो समावेशी की भावना इसी आधार पर है कि हम सबका भला चाहते हैं। आप इस उम्र में भी इतने ऊर्जावान रहते हैं, युवाओं की भांति काम करते हैं, आपके अंदर आखिर ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये तो चूंकि हमारे सभी साथी नौजवान हैं और उनसे जो है जो प्रेरणा मिलती रहती है, जो काम करते हैं, तो उनके प्रेरणा से ही वो जो मुझसे बढ़ चढ़ करके सभी काम लेते हैं, तो मुझे उनके पीछे दौड़ करके दौड़ने में मजा आता है। इसलिए अपने नौजवान साथियों के साथ जुड़ करके और नौजवानों की तरफ से काम करता हूँ। जब 2022 में चुनाव आप लड़ रहे थे, उस दौरान आपने घोषणा किया था भातपरानी विधानसभा की जनता को कि हम चुनाव जीतने के बाद 2 बड़े काम करेंगे। पहला तो बैराग परिसर नया बनवाएंगे, वो बनवा दिए। लेकिन दूसरा आपने जो वादा किया था कि हम बेड़पर ढाले पे ओवरब्रिज का निर्माण करवाएंगे। 3 वर्ष हो गया, जनता हमसे पूछ भी रही थी कि आप माननीय विधायक से पूछिएगा जरूर कि ओवरब्रिज नहीं बना, आखिर कब तक बनेगा? देखिए, 2 नहीं मैंने 3 संकल्प लिया था चुनाव के वक्त और 3 घोषणाएं किया था कि अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो 3 काम प्राथमिकता के आधार पर करूंगा। तो बस कह सकता हूँ ये तीनों काम, एक पहला था कि नए ब्लॉक भवन का निर्माण और इस इलाके की जनता को गुलामी से मुक्त कराना, तो वो तो यहाँ की महान जनता की कृपा से हो गया है। वो 2-3-4 महीने में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। दूसरा हमने वादा किया था कि भाटपारा नगर पंचायत में जो है जल निकासी की समस्या है और 3 महीने भाटपारानी में जल निकासी से भाटपारानी नगर पर बड़ा बुरा हालत था। तो आप देख रहे होंगे कि उस समस्या का निदान भी हो रहा है। बहुत शीघ्र ही जल निकासी की समस्या का समाधान 6 महीना साल में संपूर्ण रूप से हो जाएगा। काम उसमें तेजी से त्वरित गति से चल रही है। तीसरा हमने कहा था बेड़पर ढाले के बारे में कि यहाँ आरोबी बनवाऊंगा और जो जाम की समस्या है इसे निजात कराऊंगा। लेकिन ये अभी फिलहाल तत्काल इस इलाके के लोगों का दुर्भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है कि वो जो हम योजना जो है प्रारंभ कराए तो हमारी सारी जो रिपोर्टें समय लगा 1 साल के अंदर जो हमने जिसको आरोबी के लिए संपूर्ण प्रस्ताव जो है शासन में पहुंचा दिया था। लेकिन 23 फरवरी 2023 को जो वित्तीय स्वीकृति के लिए हमारी योजना गई तो उस दिन जो है मालूम हुआ कि ये सड़क NH में चली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया सलेमपुर, भाटपारा, भिंगारी और इससे वहीं तक 49 किलोमीटर की सड़क जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में चली गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है आरोबी नहीं बन सकती और राष्ट्रीय राजमार्ग का जो आरोबी है वो तहसील के बगल में जो है बन रही है, 4 लेन आरोबी बन रही है। अब चूंकि वो सड़क हमारे पास, हमारे राज्य सरकार के पास है ही नहीं है, इसलिए हमारी योजना जो है वो ठप पड़ गई। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया उसके लिए। मैं कोशिश किया, हो सकता है कोई विकल्प हो, कोई रास्ता हो। तो हम देश के जो है परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से 2-3-4 बार मिले और हमने इस बात को समझाया कि तो उन्होंने कहा कि हम तो ये बना ही रहे हैं आरोबी भाटपारा, भिंगारी और चौराहे वाली, तो दूसरी आरोबी तो हम नहीं बना सकते। तो हमने कहा वो जो आरोबी बना रहे हैं उससे इस यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संभव तो नहीं है लेकिन हम दूसरी आरोबी, हमारी वो सड़क वहाँ से जाएगी, हमारा अलाइनमेंट दूसरा है तो उस अलाइनमेंट पर हमारा इस अलाइनमेंट पर हम नहीं बना सकते। तो हमने कहा कोई रास्ता हो बताएं। तो उन्होंने बताया कि अगर ये सड़क जो है पुनः राज्य सरकार को वापिस हो जाएगा। तो हमने कहा वो होगा कैसे? तो उन्होंने बताया सड़क वापस होगा जब हमारी सड़क बन जाएगी। तो हम जो है विष्णुपुरा ढाले से लेकर के और जसोई और पकड़ी के बीच सड़क है उसको पूरे राज्य सरकार के लिए हम वापस कर देंगे और जब वापस कर देंगे तो बन जाएगा। और आपको जान करके खुशी होगी ये रेल ने अपना अंशदान दे दिया है। जिस दिन बैठक में गई थी 23 फरवरी 2023 को, तो उस समय रेल का 40% अंशदान आके पड़ा हुआ है बेड़पर ढाले। अब जो ही ये सड़क जो है आरोबी बन जाएगी तो ये सड़क पूरा राज्य सरकार को स्थानांतरित होगी और स्थानांतरित होगी तो अपने आप जो है बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कोशिश किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बीच सड़क को वापस ले लें। तो लेकिन जो जानकारी हासिल हुई मुझे कि पूरे देश में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ हो कि सड़क निर्माणाधीन हो उस समय जो है उस सड़क का शेष हिस्सा जो है राज्य सरकार को स्थानांतरित हो जाए।
इसलिए इस कानूनी पेश की वजह से हमारा वो आरोपी रुका हुआ है। जो ही जो है वो सड़क हमको स्थानांतरित होगी, वो बिल्कुल योजना बनी बनाई है, तत्काल स्वीकृत हो जाएगा, आरोपी बन जाएगा। हाँ, ये जरूर है, ये कह सकता हूँ कि हो सकता है 2027 तक अगर हमारा वो सड़क वापस नहीं होगी तो विलम्ब करने का, तो अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि अगर हमारे ऊपर अगर वो विश्वास करते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो जनता अगली बार जो अगर मुझे अपना आशीर्वाद देगी तो 40% रेल का आया हुआ है, शेष मुझे कराना है। वो तो क्षण भर का मात्र है, जिस दिन हमारी सड़क राज्य सरकार को आएगी वो क्षण भर पे, अगर इस बीच आ जाती है 27 के पहले तो 27 के पहले आरोपी का काम शुरू हो जाएगा। अगर नहीं आज सड़क ट्रांसफर होती है तो 27 के बाद जनता अगर अपना आशीर्वाद देगी तो हम आरोपी बनाएंगे। हम कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करते हैं कि 27 के पहले तभी ये बनेगा जब सड़क हमको वापस जो है राज्य सरकार को आ जाएगी। बिल्कुल। दो प्रश्न और मैं पूछूंगा भात प्राणी प्रयाग को लेकर। कुछ लोगों का कहना था कि जब प्रयाग पहले से था ही तो नया बनवाने की क्या आवश्यकता पड़ी, और कुछ लोगों का प्रश्न है कि जब नया प्रयाग बन गया तो पुराने प्रयाग भवन का उपयोग किस रूप में होगा? देखिए, ऐसा है, जो पुराना ब्लॉक भवन था वो आजादी के आसपास का बना हुआ था, पूरा ब्लॉक भवन जो है जर्जर हो गया था। वहाँ जो कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी जो है बाजार में जो है भाड़े के मकान में रहते थे। एक तो उसमें से दूसरा जो वहाँ मीटिंग हॉल था, वो मीटिंग हॉल 20 आदमी के लिए बैठने के लिए पर्याप्त नहीं था, जबकि मुझे लगता है कि करीब 80 के आसपास जो है सीटीसी होंगे और 67 शायद प्रधान है, 150-200 लोगों को बैठने का। और भी तमाम मीटिंगें होते थे विकास संबंधित दो जगह में। जहाँ नया ब्लॉक परिसर बना है वहाँ कोई चुनाव होगा, मत पेटिका रखने होगी, या बड़ी गाड़ियों के सामान भी आते रहते हैं सरकारी, तो ब्लॉक परिसर के सरकारी स्थान है जहाँ सभी चुनाव संबंधित कार्य संपादित होते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो है हमने उसको वहाँ कराया, और आवागमन की भी सुविधा के हिसाब से जहाँ पहले ब्लॉक था वहाँ आवागमन की भी समस्या थी, इसलिए हमने उठाया। बाकी लोगों के मन में जो चिंता है कि किन्हीं और कारण से होगा, तो जो जाके रही भावना जैसी हरी मूर्त तैसी उनके मन में है कि हमारा राजनीतिक जो है प्रभाव कम करने के लिए, तो अगर वो गलत दुरुपयोग कर रहे होंगे अपने राजनीतिक प्रभाव का, तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं, उनकी सोच। एक प्रश्न और था कि पुराने प्रयाग भवन का उपयोग अब किस रूप में होगा? देखिए, पहले तो अब नए ब्लॉक भवन में हम इसको स्थापित करा दें, फिर कोई सरकारी योजना जो है जो जन कल्याण की होगी उसको मैं जरूर करूँगा। पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कामेश्वर उपाध्याय जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाया था, किसानों के कृषि विज्ञान केंद्र मोबाइल बनवाया था। क्या आपने ऐसा कुछ काम कराया युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए? आपकी ऐसी कोई योजना है? देखिए, पहले तो जो आपका कहना है कि उन्होंने स्टेडियम बनवाया था, तो जब तक वो थे स्टेडियम केवल एक शो पीस था, प्रारंभ हुआ था, बना नहीं था जी। ये बना है उनके स्वर्गीय होने के बाद ही, और जब मैं 2022 में आया उनके बाद उनके पुत्र जो है 2 बार विधायक, लेकिन एक छोटा कोच की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब 2022 में हूँ तो मेरी नजर उस युवाओं पर थी, इसलिए जो है मैंने वहाँ 3 कोच नियुक्त कराया, एक कोच नहीं, 3 कोच नियुक्त कराया। और इतना ही नहीं किया, वहाँ जो है और धन की व्यवस्था करवाया। और अभी कल ही जो है वहाँ जो है जिला स्तर की जूनियर बालिकाओं की कबड्डी का फाइनल प्रतियोगिता का मैं जो है शुभारंभ करने और पुरस्कार बांटने गया था। तो ये मेरी युवाओं का दृष्टि है, इसलिए पहली बार वहाँ जिला स्तर का कोई प्रतियोगिता हुआ है, और मेरा ये सोच है और सपना भी है कि वहाँ अभी इसी 2-3 महीने के अंदर, नवंबर-दिसंबर के अंदर राज्य स्तर की प्रतियोगिता कराऊंगा। राज्य स्तर की प्रतियोगिता होगी, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ पूरी अपनी जनता को, कि अभी तो जिला स्तर का जूनियर बालिकाओं का कराया हूँ, आने वाले दिनों में 3-4 महीने में नवंबर-दिसंबर तक जो राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, और वहाँ मैं प्रतियोगी साथियों को रहने के लिए हॉस्टल बनवाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जो वहाँ हॉस्टल बना दो कि वो हमारा जो स्टेडियम है जो मृत प्राय घोषित था, जो केवल एक जो है जिसको कहते हैं कि सफेद हाथी घोषित हो गया था, उसको सही रूप में कार्य में परिणत कर सकूं, ये मैं कर रहा हूँ। और इसलिए युवकों के प्रति मेरे मन में जो भावना है ये इसको प्रदर्शित करती है। भातपरानी नगर पंचायत में आसपास से जुड़े हुए गांव के लोग बाजार करने के हजारों संख्या में प्रतिदिन आते हैं। यहाँ यह शिक्षा केंद्र भी है, हजारों संख्या में विद्यार्थी भी नियमित रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सार्वजनिक शौचालय की। इस कोने से लेकर उस कोने तक कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिससे उन सभी लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
सार्वजनिक शौचालय को लेकर क्या आपकी कोई योजना है, आप बनवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सार्वजनिक शौचालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। मेरे मन में ये योजना है और सार्वजनिक शौचालय एक आध बने भी हैं, लेकिन वो ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं। तो एक तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि जो बने हैं वो ठीक से संचालित हो। दूसरा, ऐसी जमीन के तलाश में हूँ जहाँ से उसका लाभ मिल सके। हमारे पास योजना है, पैसा भी है, उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी हमें उपयुक्त स्थल की तलाश कर रहा हूँ। तो अभी नजर है कि रेलवे से भी बातचीत चल रही है कि अगर रेलवे के लोग हमें जमीन अपनी दे दें समय के लिए 10 साल 20 साल 25-50 साल लीज पर के लिए, तो हम रेलवे स्टेशन के आसपास जो सार्वजनिक शौचालय बनाने का हमारे मन में है और बने। लेकिन हमारा वो प्रयास है। दूसरी भी एक आध जमीनें नगर पंचायत के पास है, लेकिन उन जमीनों में थोड़ा सा विवाद है। उस विवाद को भी निपटारा कराने का प्रयास किया जा रहा है। जो ही उस विवाद से का समाधान हो जाएगा तो सार्वजनिक शौचालय यहाँ बनेगा, सामुदायिक निश्चित रूप से, वो हमारे मन में है और मुझे लगता है कि एक वर्ष के भीतर ही युवाओं के सशक्तिकरण या उनके स्किल मैपिंग हेतु आपकी कोई योजना है? ये हमारे यहाँ तो हमारी सरकारी जो है, आप जानते हैं, कौशल विकास के माध्यम से पूरे देश में जो है युवाओं को प्रशिक्षित करके और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। और उसके लिए बहुत जो कौशल विकास योजना है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। और रहा व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के लिए मैं निरंतर, आपने देखा होगा यहाँ के अभी तक जितने जनप्रतिनिधि हुए थे वो गूंगे और बहरे थे। विधानसभा में कभी जो है इस इलाके की समस्याओं के बारे में कभी न चिंता की है, न कभी उन्होंने अपनी समस्याओं को उठाया। मैं 3 साल हुए, मुझे से कुछ अधिक हुए हैं विधानसभा सदस्य हुए थे। जितनी बार विधानसभा खुली है, हर बार विधानसभा में मैं यहाँ के समस्याओं को लेकर के खड़ा हुआ हूँ और अपनी बात सरकार के सामने, विधानसभा के सामने रखा हूँ। और उसमें यहाँ के जो युवा हैं उनके रोजगार की बात के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं मगरा बाजार में हल्दी उद्योग के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। या जो हमारी फैक्ट्री है प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री, उससे संबंधित जो बगास है उससे कागज का कारखाना लगवाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है कि यदि कागज का कारखाना लग जाए, हल्दी आधारित उद्योग लग जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। परोक्ष और परोक्ष रूप से हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा। ये मेरा प्रयास चल रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के हर जिलों में विश्वविद्यालय बनाने की मांग चल रही है। आपने विधानसभा में भारत पुरानी विधानसभा के मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठाई भी थी, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा तपस्या पोथी के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम भेजा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि केवल विद्यालय का ही नहीं भेजा गया। जो मुझे सूचना है वो जब विश्वविद्यालय के लिए इस जनपद की बात आई है, एक जनपद एक विश्वविद्यालय जो हमारी सरकार की सोच है, तो उस पर 3 विद्यालयों का नाम गया है, ऐसा मेरी जानकारी है। BRD कॉलेज, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय तो गया है। लेकिन ये सबसे अच्छा इसमें मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में विश्वविद्यालय बने। वो मदन मोहन मालवीय भी हो सकता है, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो सकता है। और क्योंकि देवरिया में जहाँ उन्होंने प्रस्ताव दिया उनके पास भूमि नहीं है, वो नहीं बना सकते। वो अपने आप ही जो प्रस्ताव उनके दोनों हैं। दूसरा जो जिसका प्रस्ताव है वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी संसाधन का अभाव है। किसी सिफारिश से कहीं नाम चला गया, लोग चलेगा नहीं। मैं जब जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा सुझाव है और मेरा प्रयास होगा कि मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज या मेरी विधानसभा में ही वो विश्वविद्यालय बनेगा, ऐसा मेरा प्रयास। हाल ही में आपने खुरबसिया के रहने वाले स्वर्गीय श्री नागेश्वर पाठक जी जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके स्मृति में आपने एक स्मृति द्वार बनाने की बात करी है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा है कि मैं अभी गया था रुद्रपुर और मैं तो गया था व्यक्तिगत अपने कारण से, लेकिन वहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित लोग हैं वहाँ हजारों की संख्या में जो है उधम सिंह नगर में बसे हुए। तो उन लोगों ने उस दिन जो है मेरा बड़ा भव्य स्वागत किया और वहाँ स्मारक बना हुआ है किच्छा में। इस स्मारक पर जो है जितने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन सेनानियों का नाम है। वहीं हालांकि मैं एक पेड़ माँ के नाम पेड़ के लिए दोनों पौधे में लगे हैं। तो वहाँ हम से उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे पाठक जी, तो उनके नाम पर उनके गाँव में कुछ होना चाहिए। और हमसे उन्होंने आग्रह किया और मैं आया लखनऊ आकर के
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने पत्र दिया है कि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना विशेष योगदान दिया है, तो वहाँ तो उनके नाम पर है रुद्रपुर में जहाँ उनके परिजन रहते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके परिजन रहते हैं और यहीं के निवासी थे और यही उन्होंने सूचना आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए उनके नाम पर कुछ होना चाहिए। तो उसी दिशा में जो है वो प्रयासरत है, उनके नाम पर जो है एक यहाँ बन जाए द्वार, जिसके वजह से उनको पूरा हम याद कर सकते हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे इस इलाके के लोगों की। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया है, तो कम से कम समाज के लिए हम लोग ऐसे नौजवानों में प्रेरणा है, इसके लिए हम एक उनके यादगार में बनाना चाहते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं प्रस्ताव हो जाऊँ, आगे जैसा होगा उस पर लिखा जाए। बात जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में कुछ बनवाने की बात चल रही है, तो अभी यही बंगरा में खजरी बड़े बाबा भी हैं और उनके जयंती पे किसान मेला भी लगता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने घोषणा भी किया था 2018 में कि हम यहाँ पे चिकित्सा केंद्र भी बनवाएंगे, विद्यालय भी बनवाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। तो इस दिशा में क्या आप कुछ प्रयास करते हैं? बिल्कुल, भागवत भगत जी है यहाँ के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके नाम पर जो है अभी किसान मेला लगता है और उनकी मूर्ति स्थापित की। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं, आप सुने होंगे कि मेरे विधानसभा में जो है इस प्रकरण को भी उठाया था कि यहाँ उप मुख्यमंत्री जी जो है राजकीय इंटर कॉलेज की बात की है और मेरा प्रयास चल रहा है, वो आया हुआ है। अभी उनसे एक सप्ताह पहले गया है, उसने पूछा था तो हमने कहा वहाँ भूमि उपलब्ध है और वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बना। जो परिस्थितियाँ हैं, मेरा प्रयास चल रहा है कि वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज उनके नाम पर है। और दूसरा एक और मेरा प्रयास है, अभी मैं मिला था प्रमुख सचिव लोक निर्माण से एक सप्ताह पहले और हमने जो है पकड़ी से जो सड़क जा रही है बगरा बाजार की तरफ, उस सड़क का भी नाम जो है भागवत भगत के नाम पर अपने लिए प्रस्ताव दिया है। हमारे पास पत्र है, आपको दिखा सकता हूँ कि उस सड़क का भी नाम जो है चाहता हूँ कि भागवत भगत के नाम पर हो जाए। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये अगर कोशिश किया जाता है तो आप भी जानते हैं कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेरा प्रयास है तो होगा ही, भागवत भगत के नाम पर और भी काम होंगे। और केवल भागवत भगत ही नहीं, स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन जिन लोगों ने यहाँ काम किया है सबको जो है मैं सम्मानित करने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कार्यकाल तो अभी 3 साल ही हुआ है, बहुत लोगों को 30 साल हुआ। उन्होंने केवल अपने जैसे कांग्रेस के लोगों को नेहरू जी और इंदिरा जी का कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने और अपने परिवार वालों का कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन मेरा प्रयास है कि जो लोग भी देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान किए हैं, जिन्होंने अपना समर्पण किया है देश के लिए, उनको याद के लिए, उनके याददाश्त के लिए कुछ काम करूँ। तो अभी आपने देखा होगा भटवा तिवारी में यहाँ के प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जो है विजयनाथ त्रिपाठी जी के नाम पर एक सड़क का लोकार्पण किया हूँ और धीरे धीरे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने ये मन में है। और खामपाड़ में जो आयुर्वेद चिकित्सालय बना हुआ है, इस आधार पे क्या अपने विधानसभा में फिर दूसरा कोई चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना है? हमारे यहाँ 2 बन रहे हैं, एक लगभग बन के दोनों तैयार है। एक मदनचक है हमारे विधानसभा में गाँव और दूसरा रायबारी के नाम से घाटी में, दोनों करीब करीब बन करके तैयार है। बहुत शीघ्र उसका लोकार्पण करने वाला हूँ आयुर्वेद में भी, और आगे भी मेरा प्रयास होगा। होम्योपैथिक के लिए भी मैं यहाँ पटही के पास जो है होम्योपैथिक जो है अस्पताल भी खुलवा रहा हूँ, उसका भी काम चल रहा है। तो मेरा प्रयास है कि हर क्षेत्र में काम हो, तो आयुर्वेद हो और चाहे होम्योपैथिक, वो जो अस्पताल बन रहे हैं बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होगा। हमारे छापड़ में 2014 से ITI केंद्र बन रहा है, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। क्या कारण रहा है और क्या आपके नेतृत्व में बन के तैयार हो जाएगा आपके कार्यकाल में? जी बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया। यहाँ यही हुआ है कि योजनाएं आई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2014 में जो ITI स्कूल स्वीकृत हुआ, तो ITI स्कूल बनाने के लिए नहीं बना था, उसमें ठेका करने के लिए बना था, उसमें कमीशन खाने के लिए बना था। इसलिए जो है उस पर नजर नहीं गई कि ITI स्कूल ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो कब बनेगा कि नहीं बनेगा। इतने लंबे अरसे तक आप बताइए, 2014 और 2025 है, मैंने 11 वर्ष हो गए और आज तक 3 साल 2 साल का ही कार्यकाल मिलता है बनने का। लेकिन इन दिनों में कभी नजर नहीं आई, क्योंकि जिन लोगों ने ITI की स्थापना की वो पैसा कमाने के लिए, इसलिए उस पर नजर नहीं गई। मेरी नजर गई है उस पर। अभी कुछ दिन पहले जो है मैं यहाँ तहसील के अधिकारियों को लेकर के और PWD के अधिकारियों को लेकर और कार्यदायी संस्था को लेकर के मैं मुआयना किया। मुझे पता चला कि वो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि एक बार जो है
वहाँ छत ही गिर गई और छत के नीचे एक मजदूर दब कर मर गया। उस समय के तत्कालीन जनपद दिनेश उन लोगों की 60 थी ठेकेदारों से, इसलिए उस पर जनपद मरने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदार पर। तो अब मैं जांच में जो भ्रष्टाचार मिला है उसकी रिपोर्ट बन करके और शासन को जा रही है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और क्यों इतना विलम्ब हुआ इस पर भी उनकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें हम ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे और बहुत कोशिश करूंगा कि जल्दी जो है ITI बन करके और ये लोकार्पित हो जाए और ये समर्पित हो जाए कि यहाँ विद्यालय चले और उसमें आगे बच्चे पढ़े। बात यहाँ अगर पुल निर्माण की हम करें या सड़क निर्माण की, तो अभी आप केवड़िया घाट में पुल निर्माण करवा भी रहे हैं, सड़कों का जाम बीच भी रहा है। पूर्व में आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों से या भाजपा विधानसभा जनता से सलाह भी मांगा था कि सड़कें कहाँ कहाँ बननी चाहिए। कई सारे लोगों ने सलाह दिया था, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि हमने जो सलाह दिया था उस पर अभी सड़कें नहीं बन रही है, तो क्या उस पर भी कोई अमल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने आपसे कहा वो आपसे गलत कहा। आपको सर्वे कर लीजिएगा। हमारे इलाके में कोई एक भी 5 किलोमीटर से ऊपर की सड़क नहीं है या 4 किलोमीटर से ऊपर की कोई सड़क नहीं जो मुझे बनवाना है। सभी सड़कें हमने बनवा दिया, सभी बड़ी सड़कों का निर्माण हो गया या हो रहा है। और जो पहले मैं कहा कि यहाँ जो काम हुए भी थे वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे थे। सड़कें बनती थी और आगे बनी और 10 दिन के बाद सड़कें टूट गई, क्योंकि वो सड़कों बनवाने में भाई भतीजावाद था। हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे बेटे ये सड़क बनवाते थे तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखता। तो उन जिन सड़कों को जो घटिया बना था वो सड़कें सभी टूटी हुई हैं। उन सड़कों का भी विशेष निर्माण, विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत, नवीनीकरण, इन माध्यम से सभी सड़कों का जीर्णोद्धार करा। मुझे लगता है कि 1 साल के बाद जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई सड़कें थी वो भी सब बन जाएंगी, कोई सड़क बचेगी नहीं। और जो आपसे ये कहे होंगे कि हमने दिया प्रस्ताव, हमारे मांगने पर हम प्रस्ताव इसलिए मांगते हैं कि बहुत सारी चीजों पर एक समय में हमें सभी चीजों पर नजर नहीं आती है। इसलिए चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, हम अपने महान जनता से प्रस्ताव और सुझाव मांगते रहते हैं। अपने पदाधिकारियों से, अपने साथियों से, पार्टी के उनसे भी मांगते हैं कि जब वो सभी लोग देंगे तो उसको जो है हम विश्लेषण करके और उसमें जो आवश्यक होगा उसकी प्राथमिकता तय करके हम भेजते रहते हैं और स्वीकृति कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे प्रदेश में ऐसे इलाके हैं जहाँ एक सड़कों के लिए बड़ी दुर्दशा है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसी कोई सड़क आप भी बता दें, आप इस इलाके के रहने वाले हो, कि जो मुझे बनवानी हो 5 किलोमीटर के ऊपर सड़क हो तो 6 महीने बनवा दूंगा। तो मेरे पास ऐसा किसी ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा। हाँ, छोटी छोटी सड़कें 100, 200, 400, 500 मीटर या 700 मीटर या 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की सड़कें हैं, अभी इनकी संख्या हजारों में। तो इन संख्याओं के लिए आप 30 साल 50 साल इंतजार किए हैं, एक 5 साल और कार्यकाल दीजिए, वो छोटी छोटी सड़कें भी खत्म हो जाएंगी। अगले 5 साल में अगर मुझे मौका मिला, एक भी सड़क इस इलाके में या बिजली से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। बिजली के लिए भी निरंतर मैं काम कर रहा हूँ। 40% गाँवों के बिजली के सभी समस्याओं से निदान करा चुका हूँ। दूसरे फेज में से 40% गाँव में होने वाला है, लेकिन संपूर्ण समाधान के लिए थोड़ा और की जरूरत पड़ेगी। जब बाद में सबको कर रहा था तो कई सारे लोगों ने मुझे प्रश्न इसलिए भी पूछा था क्योंकि आसपास सभी सड़कें जब बन रही है तो सोहनपुर से लेकर बकरीवाड़ा मार्ग, उस पर न उसकी कोई योजना दिख रही है, न उस पर कोई काम दिख रहा है। जिससे लोगों के मन में भ्रम था कि क्या इस दिशा में इस सड़कों पे कोई काम हो रहा है। नहीं, भ्रम नहीं है। बरसात बाद उसका काम शुरू हो जाएगा और सड़क बन स्वीकृत हो चुकी है जी। और बकरी से पुराना की हो या पुराना से बरई पार हो करके वहाँ जाती हो या इधर पलट करके कोठा जाती हो, सभी सड़कों स्वीकृति में है। और सभी सड़कें जो है बरसात बाद, क्योंकि बरसात में काम ठीक नहीं हो सकता है इसलिए काम नहीं हो रहा है, बरसात बाद ये काम हो जाएगा। और उससे बड़ी आपको जानकारी हुई होगी कि बिहार बॉर्डर रेगा से लेकर के और अक्टही, टीकमपार और बहरवा और ततायर हो करके खामपार तक के 15 किलोमीटर की बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क बन रही है, पर काम शुरू है त्वरित गति से। तो मैं कहा हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ, जो हूँ वही करता हूँ। तो मेरे यहाँ ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसे बनवाने के लिए मैं कह रहा हूँ बड़ी सड़क मेरे पास लंबित है ही नहीं है। अगर लंबित सड़क बताएंगे तो मैं बनवा दूँ। जनता से कहिए कि वो आए हमारे यहाँ रोज जो है सुबह जो है जनता का दर्शन करता हूँ। जनता दर्शन में जो समस्याएं होती हैं उसे समाधान कराने का प्रयास निरंतर मेरा चल रहा है। और मैंने अभी कहा कि संपूर्ण समाधान 5 साल में, संपूर्ण 70 साल का काम संभव नहीं है। 5 साल में हमने जो, मैं कोई घमंड से नहीं और से नहीं कह रहा, मुझे गर्व हो रहा है
कि 5 साल में जो मैं काम करने जा रहा हूँ 3 साल से कुछ अधिक हुआ है, वो 50 साल में नहीं हुआ है। ये जनता खुद इसका जो है समीक्षा करेगी, विश्लेषण करेगी और उसके आधार पर जो अपना निर्णय तय